ठीक है, तो ठीक है ना। कल हमने बेसिक, कल की क्लास में आईआईडी और ये सब डिस्कस किया था, चेबीशेव आई थिंक, क्या हाँ, वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड और फिर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों डिस्कस किया था, मेनली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस। तो अभी एमजीएफ पे आते हैं। तो सो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, जैसे अगर आप कोई बुक खोलोगे तो उसमें जनरली रहता है पहले प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन होगा, फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा। लेकिन जैम के सिलेबस में सिर्फ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शंस आपको देखने हैं, है ना। तो ये होगा, इसको शॉर्ट में नाम है MGF, ठीक है। और ये हमें रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे जैम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका गेट में है वो पार्ट, गेट में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, जैम में नहीं होगा, ठीक है। सो ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को? तो चलो आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा कि लेट, हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, कोई भी है ना, तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स कोई भी चलेगा, कॉमन डेफिनेशन है। सो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, एनी रैंडम वेरिएबल है ना। सो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, देन तो यहाँ से क्या होगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखो चलो, फंक्शन है, तुम देखो ये एम जी एफ, अभी तुम्हें क्लास में कहता था ना, जैसे रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, पीडीएफ फंक्शन है, सीडीएफ फंक्शन है, एमजीएफ ये भी एक फंक्शन है, पीडीएफ सीडीएफ क्या था, पीएमएफ, सब फंक्शन है। तो एमजीएफ भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन इसका डोमेन होगा, तो चलो मैं बात करता हूँ। देखो हर फंक्शन के पास डोमेन होगा, है ना। अगर कहीं फंक्शन की बात होती है, डोमेन की बात होगी। तो मुझे कोई बताओ, ये जो मोमेंट जेनेटिक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा। जैसे मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन सिग्मा फील्ड है, सिग्मा अलजेब्रा है, पीडीएफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, पीएमएफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, सीडीएफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है, ठीक। तो इस तरह से ये सब फंक्शन है। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डोमेन क्या होगा। हाँ, रेंज तो ठीक है, क्योंकि रेंज एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन तो कोई भी आ सकता है। डोमेन जरूरी नहीं रियल नंबर होगा। आपको याद होगा, जो लोग एक्सपर्ट है या जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस से प्रिपरेशन किए हैं, उनको आइडिया होगा कि जब भी आप देखते होंगे कहीं एमजीएफ लिखा रहता है, तो कॉमा करके कुछ ना कुछ कंडीशन हर जगह लिखा रहता है। जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी, जैसे जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है ना, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल वाले हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा रहता है ना, टी लेस देन 1/λ, इस तरह से कुछ, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे कहीं कहीं ना, ऐसा लिखा रहता है कंडीशन कि टी इस इंटरवल में होने चाहिए, ऐसा रहता है। कुछ जगह आर पे डिफाइंड है। हाँ, तो डोमेन आर तो नहीं होगा। बाकी लोग बताओ, जिन लोगों को पहले से आइडिया है, व्हाट इज डोमेन ऑफ मोमेंट जेनेटिक फंक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ फंक्शन है ये, एमजीएफ एक फंक्शन है जिसका नोटेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, तो इसका नोटेशन हम लोग ऐसा लिखेंगे एम एक्स। तो कहाँ से कहाँ तक मैं ये पूछ रहा हूँ, डोमेन क्या और कोडोमेन। तो कोडोमेन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, आर लिख दो, क्योंकि कोडोमेन पे कोई, क्योंकि रेंज डिपेंड करेगा फंक्शन पे, कोडोमेन लार्ज है तो मैंने आर लिख दिया। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, मैं मोमेंट जेनेटिक फंक्शन का डोमेन क्या लूंगा। बाकी डेफिनेशन तो पता ही आपको, डिफाइंड बाय 0 1 के बीच। हाँ, तो एम एक्स टी जो होता है, ये आप लोग जानते हैं, ये डेफिनेशन सब लोग जानता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स होगा। बट देखो यहाँ पे डोमेन है ना टी, तो मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी, टी क्या हो सकती है। बोलो, देख के बताओ, कहीं से गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, बुक में देख के बताओ, देख के बताओ कहीं से।
यस, हाँ ये आंसर है। तो इसका डोमेन क्या है कि डोमेन विल बी एनी इंटरवल कंटेनिंग जीरो। तो ये गारंटी है कि एमजीएफ हमेशा, एमजीएफ का जो डोमेन होगा उसमें बस इतना ही रेस्ट्रिक्शन है कि इट मस्ट कंटेन जीरो। मतलब वो एक इंटरवल कंटेनिंग जीरो होगा। जैसे आर हो गया तो आर में भी जीरो है। तो ऐसा कभी डोमेन नहीं होगा 1 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, ऐसा नहीं होगा, या माइनस इन्फिनिटी से -1, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो भी डोमेन कहीं भी आप देखोगे जहां भी एमजीएफ कैलकुलेट कर रखा होगा किसी भी पीडीएफ का, तो एमजीएफ का जो डोमेन होगा दैट मस्ट कंटेन जीरो, है ना। जीरो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एमजीएफ फंक्शन इसका जो डोमेन होगा, जैसे -h2 + h लिख रहा है तो वो लिख सकते हैं आप, या -ε2 + ε। और मैंने कहा था एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। एप्सिलॉन 1/100 भी हो सकता है, एप्सिलॉन 100 भी हो सकता है। तो अगर है ना, तो जैसे आर है यहाँ एप्सिलॉन लार्ज टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये डोमेन होगा इसका -ε2 + ε, या जैसे आपने कहा -h2h, ठीक है ना। तो मैं भी एप्सिलॉन के टर्म में लिख देता हूँ। तो इसका डोमेन जो होगा -ε2 + ε, तो यहाँ होगा। तो एप्सिलॉन क्या है, सो नहीं नहीं वो गलत है। वो कुछ पर्टिकुलर सेट का आ सकता है, एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल का इन जनरल। सो जिन लोगों को आइडिया ऑलरेडी कि एमजीएफ इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन जीरो, और आपको आइडिया होगा एमजीएफ जीरो पे क्या होता है। अगर मैं टी को जीरो रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1। तो एमजीएफ जीरो पे हमेशा 1 होता है, और एमजीएफ हमेशा जीरो पे डिफाइंड होगा। अगर ऐसा कोई एमजीएफ आपको दे रखा है जहाँ जीरो पे डिफाइंड नहीं है, या जीरो पे 1 नहीं आता है, तो वो एमजीएफ होगा ही नहीं। तो जीरो पे डिफाइन मतलब डोमेन किसी भी एमजीएफ के डोमेन में जीरो होगा, जीरो होने की गारंटी है, ये चीज़ है। तो ये जो आपका है कि इसका डोमेन होगा -ε + ε फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन जीरो, ये कंडीशन है जहाँ पे एप्सिलॉन कोई मोर देन जीरो नंबर है और एमजीएफ डिफाइन होगा। तो ये डोमेन इसका इस तरह से होगा -ε या -h2 + h, जहाँ फॉर सम h बिलोंग्स टू, सम h इज पॉजिटिव नंबर, तो h के टर्म में लिख सकते हो। तो ये डोमेन इसका होगा जहाँ पे मैं बता ही दिया ना। सो वेयर t बिलोंग्स टू सम इंटरवल -ε2 + ε है, फॉर सम एप्सिलॉन मोर देन जीरो। एप्सिलॉन से प्रॉब्लम है तो h कर लो, t रख लो, कोई t नहीं, कोई ऐसा वेरिएबल ले लो, a b c d कुछ ऐसा ले लो। तो ये चीज़ है ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है, सिंपली आप जानते हैं। बट ये है कि एमजीएफ मस्ट बी डिफाइंड एट जीरो। तो मैं रिमार्क लिख देता हूँ कुछ। सो रिमार्क में कुछ पॉइंट ये है कि एमजीएफ मस्ट बी डिफाइंड एट t = 0। मतलब t = 0 हमेशा उसके डोमेन में बिलोंग करेगा और उसमें हमेशा डिफाइंड होगी। एंड साथ में पहला, दूसरी चीज ये है कि एमजीएफ जो होगी एट जीरो, है ना। अगर आप टी को जीरो रख दो यहाँ पे तो e⁻0t1 हो गया, तो ये 1 आएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो एमजीएफ एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा जीरो पे, डिफरेंशिएबल होगा जीरो पे, ठीक है ना। सो दिस फंक्शन इज, मैं सिर्फ डिफरेंशिएबल लिखता हूँ तो आपको पता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। सो दिस इज डिफरेंशिएबल एट t = 0। तो t पे डिफाइंड होगा, इसकी वैल्यू t = 0 पे डिफाइंड होगा, t को 0 रखेंगे वैल्यू 1 आएगी, और ये t पे मतलब t = 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। सो ये डेफिनेशन है एमजीएफ का। सो दैट विल बी डिफरेंशिएबल एट t = 0। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी हो गई, ये समझ लो प्रॉपर्टी है, आगे और लिखेंगे प्रॉपर्टीज। हाँ अभी जैम 2022 में इस पे क्वेश्चन आया था ना। जैसे मैं इसको लिखूं अभी तो डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सो हाँ, जीरो रखने पे जिसमें 1 नहीं आएगी वो ऑप्शन आउट हो जाएगी। उसमें वही पूछा था कौन सा एमजीएफ नहीं है, तो उसमें ओके। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है कि मान लो ऐसा होगा, अगर मैं थ्योरम लिख दूं मान लो सिंपली कि इफ mxt इज mgf ऑफ x, देन mgf की वैल्यू t = 0 पे 1 आएगी। इसी को अगर मैं इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखूंगा तो क्या होगा,
इसी को दूसरे तरीके से लिखूं इसी थ्योरम को, तो क्या लिखना चाहिए? इस थ्योरम को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इसका। हाँ, तो ये होगा अगर एम एक्स 0 1 के इक्वल नहीं है, मतलब एम एक्स टी कोई फंक्शन है जिसपे वैल्यू अगर 1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये गारंटी है कि एम एक्स टी इज नॉट एम जी एफ। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है जिसमें टी को 0 रखने पे 1 नहीं आता है, तो वो गारंटी है कि वो एम जी एफ नहीं है। सिंपल है ना, इसी को दूसरे तरीके से लिखा हमने। सो अगर, और इसी थ्योरम पे बेस जैम 2022 में एक क्वेश्चन आया था, आप देख लो, सिंपल रहेगा ना। जैसे मैं क्वेश्चन वही जैम वाला ही करवाया, तो ये अभी मैं लिख देता हूँ, देखो। तो आपसे मैं पूछूं कि क्वेश्चन ये है कि, हाँ जी जी, वन वे है। हाँ, क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कि कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है। थोड़े से आप गूगल करो, थोड़ा सा बुक में पढ़ो कि व्हाट इज कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, आपको ये है ना। सो व्हाट यू आर अज्यूमिंग, आपको लग रहा है मैं कन्वर्स लिखा हूँ, सो आई एम नॉट सेइंग कन्वर्स इज ट्रू। मैं ये कह रहा हूँ पहले स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कन्वर्स क्या होता? कन्वर्स होता कि किसी फंक्शन में टी को 0 रखने पे 1 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे एम जी एफ है। हम ऐसा नहीं कह रहे, हमने कहा है कि एम जी एफ है तो टी को 0 रखने पे 1 आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी फंक्शन में टी को 0 रखूंगा तो वो एम जी एफ हो जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट, आपको समझना है ठीक से। सो होता क्या है कि P इम्प्लाइज Q, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, ये कंट्रा पॉजिटिव है। कन्वर्स होता है Q इम्प्लाइज P। सो यहाँ कन्वर्स ट्रू नहीं है, जो कि आप समझ रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट और ओरिजिनल स्टेटमेंट इक्विवेलेंट होते हैं। थोड़े से मैं आपको आसान सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, या जानते हैं आप? ठीक है, तो मैं अगर इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसा बोलूँ कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स? तो आपके हिसाब से वो भी गलत होना चाहिए, अगर ये गलत है तो वहां भी इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है ना, क्योंकि डिफरेंशिएबल इज कॉन्टिन्यूअस, ये ट्रू है। कॉन्टिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, तो वहां भी इफ एंड ओनली इफ नहीं है। बट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, देन नॉट कॉन्टिन्यूटी विल इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। सेम मैं यहाँ कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएबल इज कॉन्टिन्यूअस, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो आपको ये समझना है कि कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है और कन्वर्स स्टेटमेंट क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सो आप थोड़े से इसके बारे में पढ़ लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ओरिजिनल स्टेटमेंट एंड कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आर सेम। कन्वर्स स्टेटमेंट उल्टा होता है ना। कन्वर्स, इनवर्स, नेगेशन, ये सब डिफरेंट टर्म्स हैं स्टेटमेंट के टर्म में। सो कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है ना। सो कन्वर्स स्टेटमेंट अलग होता है। तो कन्वर्स इज लाइक इफ दिस इज ट्रू देन द कन्वर्स तभी ट्रू होगा जब इफ एंड ओनली इफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ कन्वर्स हम नहीं बोल रहे हैं ट्रू, हम बोल रहे हैं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ओके है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो मैं अभी तुम्हें यही क्वेश्चन दिखाता हूँ सॉल्व करके, जो जैम वाला था। ये से पहले ना एक दो क्वेश्चन मैं बेसिक करवा देता हूँ तो ये खुल जाएगा ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि या क्वेश्चन एक लिखता हूँ, तो आपको डेफिनेशन क्लियर है ना। डेफिनेशन ये था, ये प्रॉपर्टी था, ये डेफिनेशन है। सो डेफिनेशन इज जस्ट दिस। और आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन मे नॉट एग्जिस्ट, है ना। हमने पढ़ा था जैसे कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहाँ एमजीएफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो गारंटी नहीं कि हमेशा एमजीएफ एग्जिस्ट करेगी,
है ना, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इसके लिए आता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मान लो ऐसा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, आपको मैं पीडीएफ लिख के दे रहा हूँ, एफ एक्स इज 1/2 when x is between 0 and 2 and 0 otherwise, ठीक है। तो आपको बताना इसका mgf क्या आएगा, ठीक है। देन व्हाट इज mgf ऑफ दिस, देन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x इज, बताइए। e की पावर 2t माइनस 1/t, बाकी लोग बताइए। 2t, ओके ठीक है। मान लो एक ऑप्शन ये भी बना देते हैं फिर, ठीक है ना। जिन लोगों को याद होगा, आगे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम सिलेबस में है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या होता है ना। तो वो हम याद रखें। तो ये मुझे पता है, ये जो मैं लिखा है ये यूनिफॉर्म 02 है, तो यूनिफॉर्म 02 का जिनको डायरेक्टली याद है वो डायरेक्टली बता देंगे, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, ठीक है ना, तो मान लो ये नन ऑफ द एबव, ओके। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर द अप्लाइंग डेफिनेशन, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरा पीडीएफ है, और मुझे इस पीडीएफ के यूज़ करके हमें बताना है कि एमजीएफ क्या होगा। तो एमजीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि सॉल्यूशन लिखते हैं। तो एफ एक्स ऑफ एक्स जो होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स इज, जैसे सिंपल लिख रखा है मैंने, 0 से 2 में है, 0 अदरवाइज। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एमजीएफ। तो एमजीएफ का जो डेफिनेशन है वो ये है, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स। और हमने आपको बताया था हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, है ना। तो हमने ये रिजल्ट देखा था कि हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, सो जी एक्स इन टू पी डी एफ का इंटीग्रेशन जो भी सपोर्ट होगा, तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे क्योंकि ये तो एक्स का फंक्शन है ना। तो यहाँ से आप सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे ई की पावर टी एक्स इंटू पी डी एफ हाफ डी एक्स। अब इंटीग्रेट किस पे करते हैं, सपोर्ट पे, क्योंकि बाकी पॉइंट पे तो जीरो है, तो मेनली सपोर्ट पे इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 2 में इंटीग्रेट कीजिए। अब जस्ट इंटीग्रेशन है, तो ई की पावर टी एक्स अपॉन टी, टी फ्रॉम 0 से 2। अच्छा, मैं टी से डिवाइड कब कर सकता हूँ, मैं इस चीज को टी से, नहीं नहीं, टी पे क्या कंडीशन होगी, नॉन जीरो ना। तो ये टी से, है ना, कोई नंबर से आप कब डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कुछ जगह देखेंगे ऐसा लिखा रहेगा, या बुक में अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे तो वहाँ लिखेगा कि टी नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर टी जीरो हो गया तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अगर जीरो होता अलग बात है, वन आ जाता डायरेक्टली, है ना। तो वो हमें पता है कि जीरो पे वन होता है। तो ये डिवाइड तब कर पाएंगे जब टी नॉन जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो हाफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर 2t माइनस ई की पावर 0t अपॉन टी। तो फाइनली ये आ गया। तो ये कब है, जब t नॉन जीरो है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं t बराबर जीरो पे क्या आएगा, तो मुझे पहले से पता है t बराबर जीरो पे वन होता है। और यहाँ भी अगर t टेंस टू आप जीरो लगाओगे तो ये वन ही आंसर देगी, है ना। तो मुझे पता ना कि mgf एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, mgf हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा जीरो पे। तो इनफैक्ट t टेंस टू जीरो लगाओगे तो t पे जीरो वन ही आंसर आएगा। तो इसको जब आप, अगर आप बुक में देखेंगे लिखा हुआ, तो ये लोग ऐसे लिखेंगे जनरली, ये भी ठीक है, इट्स ओके। अगर आप यहाँ t हटा देते हैं, देखिए, सो एम एक्स टी वो लोग क्या लिखते हैं जनरली, ई की पावर 2t माइनस 1/2t जब t नॉन जीरो है, एंड 1 व्हेन t इज जीरो। बिकॉज जब t जीरो होगा तो इनिशियली शुरू में ही t को जीरो रख देंगे, जब t को जीरो रखें 1 हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 1 आ जाएगी, मुझे पहले से पता है। तो ये, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, यू कैन चेक। तो अगर आप वैसे भी लिख देते हैं कि, है ना, सिंपली इफ यू राइट ई की पावर 2t माइनस 1/2t, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे t बराबर जीरो पे क्या होगी, तो t बराबर जीरो पे वही वैल्यू आएगी जो t टेंस टू जीरो पे आएगी। वाई, बिकॉज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो। तो आप जानते हैं कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लिमिट और उसकी वैल्यू इक्वल होगी। तो आप चेक कर सकते हो, इसमें t टेंस टू जीरो लगाओगे तो वन आंसर देगी। तो अगर इतना लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें पुट नहीं कर रहे हैं हम,
हम यहाँ पुट कर रहे हैं, जब t 0 है तो यहीं पे पुट कर देंगे t को 0, तो यहाँ पे t को 0 रखो, ठीक है ना। तो हम यहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं, ये कैलकुलेशन t बराबर नॉन जीरो के लिए है। अगर t 0 है तो हम क्यों कैलकुलेशन करेंगे, हम पहले ही t को 0 पुट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब अगर t 0 है, मतलब मान लो t 0 है, तो हम इसमें क्यों पुट करेंगे, हम तो पहले ही 0 यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो t को यहाँ 0 रख देंगे हम, तो 0 रख देंगे, e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगी। तो यहाँ से 1 नहीं पुट करेंगे, यहाँ तुम्हें करना है तो तुम ये करो, इसमें अगर तुम्हें चाहिए t बराबर 0 पे क्या है, तो तुम ये करो, t टेंस टू 0 निकालो, इसमें t को 0 रखना है ना, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो t टेंस टू 0 निकालो इसमें। सो तो ये 1 आएगा। तो आपको लग रहा है कैसे 1 आया, तो दूसरा लॉजिक ये भी है, इस लॉजिक से 1 आया। कॉन्टिन्यूस है ना, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस, अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन क्लास 11 12 में खूब होता था ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो आप क्या करते थे सी निकालने के लिए t टेंस टू x टेंस टू वो नंबर ले लेते थे जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होता था कि x बराबर नॉन जीरो, x बराबर 0 पे c है, x बराबर नॉन जीरो पे वो है, तो बताओ फंक्शन क्या होगा, ठीक है ना। हाँ एल हॉस्पिटल से कर दो, ठीक है, उससे चल जाएगा, ठीक है। सो ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, ये तो इसका आ गया। ऐसे ही किसी भी फंक्शन का आप mgf निकाल सकते हैं। एक डिस्क्रीट का देख लेते हैं, तो जैसे मैं एक थ्योरम ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, कि लेट pmf ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी जी। हाँ यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे जो हमारा एप्सिलॉन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिट, तो मतलब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि t क्या है, तो यहाँ t बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरे r में डिफाइंड है ये। तो आप एप्सिलॉन कुछ भी लेंगे तो उसके लिए डिफाइन। हम्म हाँ लेकिन यहाँ पे ये जो mgf है ना, दिस mgf, इस रैंडम वेरिएबल का mgf ये है। तो मैं बोला था ना कि t का जो डोमेन होगा वो हमेशा 0 कंटेन करेगा, मैंने माइनस से प्लस साइन लिखा था। तो यहाँ पे वो जो एप्सिलॉन है वेरी लार्ज नंबर है, मतलब वो हर एप्सिलॉन के लिए डिफाइंड है, ये चीज है। तो व्हाट इज, हम्म कहाँ पे, कहाँ बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन के लिखा हुआ है। हाँ वो तो ये है, मैंने यहाँ पे लिखा है वो, हाँ यहाँ एप्सिलॉन वेरी लार्ज हो गया ना, जब एप्सिलॉन इन्फिनिटी, तो एप्सिलॉन जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं हो गया। हम्म वो एक्सपेक्टेशन को डिफाइन कर रहा है, हमने पहले ही वो चीज़ डिफाइन कर रखा है। जब मैं एक्सपेक्टेशन में क्लास में पढ़ा रहा था तो हमने क्या लिखा था कि एक्सपेक्टेशन कब डिफाइंड होता है, जब मॉड लेंगे तो वो कन्वर्जेंट होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, यही बोल रहे हो ना तुम। तो वो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, जो हम एक्सपेक्टेशन में ही वो बात कर चुके हैं, उसको तुम इग्नोर करो, जो बुक में लिखा उसको इग्नोर करो, या फोटो में जो उसको मैं समझा सकता हूँ या कुछ नहीं, ये एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है कि ये, अरे भाई एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइंड होता है। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे आता हूँ, तुम्हें मीन निकालना आता है, व्हाट इज ई एक्स, ई एक्स का क्या मतलब है। इसमें आगे कुछ कंडीशन था, कब ये डेफिनेशन होता है, जब मैंने क्लास में लिखाया था यही लिखाए थे, आगे कुछ कंडीशन था कि नहीं, चेक करो मीन वाला तो वहां हमने डिफाइन किया था, अगर इस डेफिनेशन से तुम कॉची का मीन निकालोगे ना 0 आ जाएगा, लेकिन कॉची का मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसकी वजह ये होती है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करने चाहिए।
जो तुम वहाँ वहाँ एमजीएफ में वो डिफाइन किया है। तो ये क्वांटिटी फाइनाइट होनी चाहिए। हर बुक का अपना लिखने का तरीका है, तो जरूर थोड़ी मैं वही पढ़ाऊंगा जो बुक में लिख उस तरह, दूसरे बुक दूसरे तरीके से लिखेगा, तीसरा बुक तीसरे तरीके से लिखेगा। लेकिन तुम्हारी अपनी एबिलिटी तुम्हें इतना डेवलप करना है कि हर बुक में जो लिखा वो समझ आना चाहिए, ये होनी चाहिए कि कहीं क्या लिखा वो तुम्हें समझ आने चाहिए। सो वो एक्सपेक्टेशन यूज़ कर रहा है। इसी लॉजिक पे मैं अगर लिखता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, ये मैंने मीन वाले क्लास में ही कराया, तुम रिवाइज नहीं करते हो चीज़ों को। सो यहाँ से जी एक्स तुम क्लास नोट देखो, ये लिखा था मैंने, ये कब होगा, प्रोवाइडेड, इसको अगर ठीक से लिखोगे ना तो ये बोलते हैं ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये जो इंटीग्रल है ना एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, या समय डिस्क्रीट है तो समेसन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन, ये मैं कॉन्टिन्यूअस तभी तो इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। अगर डिस्क्रीट होता मैं क्या लिखता यहाँ पे, समेसन लिखता यहाँ पे। हाँ, तो अगर डिस्क्रीट होता समेसन लिखता, कॉन्टिन्यूअस मान रहा हूँ तो इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ डिस्क्रीट में से। हाँ हाँ, मैं एमजीएफ पे आता हूँ, रुक जाओ। ये क्या होगा, जी एक्स को मान लो ये फंक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो उसी चीज़ को वो दूसरे तरीके से लिख रहा है अब। तो वो उसका अपना तरीका है, मैं उस बुक के तरीके से क्यों पढ़ाऊंगा, मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, उस बुक में अपने तरीके से उसने लिखा है। अब तुम उस बुक से बोल रहे हो, कोई किसी और बुक से बोलेगा, तो मैं 50 बुक को 50 तरीके से थोड़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा एक ही तरीके से, लेकिन तुम्हें समझना है कि वो सेम चीज़ लिखी हुई है ना, हर बुक का अपना तरीका होता है लिखने का। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मॉड लेंगे तो मॉड का इफेक्ट ही नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन है तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है ये, क्योंकि इसका मॉड लगाने से क्या ही फर्क पड़ेगा इसमें। तो ऐसा कुछ बोल रहा होगा, बाकी पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, एक बार और पढ़ो लास्ट टाइम, वरना इसको स्किप करो, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो तुम्हें। ये है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये था, अगर ये यही डिस्क्रीट के लिए लिखूंगा यही चीज़ है, अगर मैं डिस्क्रीट के लिए लिखूँ सेम चीज़, इफ आई राइट द सेम थिंग फॉर द डिस्क्रीट, तो ये समेसन हो जाएगा ई की पावर टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, एक्स फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी मान लो, या जो भी है एक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लो। यहाँ भी कंडीशन होगा प्रोवाइडेड कि ये जो समेसन है मॉड, लेकिन ये तो पॉजिटिव ही है तो ये तो इक्वल ही हो जाएगा। तो ई की पावर समथिंग, ई की पावर एक्स कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, चाहे एक्स कुछ भी ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स का मॉड इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू है, एक्स यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ बताना चाहता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हमने सीक्वेंस सीरीज में भी डिस्कस किया था इस बैच में, कि कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होता है, डिस्कस किया था, कंडीशनल कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो उसी को तो बात कर रहा है। हम्म, बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, एप्सिलॉन वेरी लार्ज नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो आर भी आ जाएगा, है ना। तो मतलब ना डोमेन इस टाइप का होगा, डोमेन जो भी होगा कंटेनिंग जीरो होगा, तो एप्सिलॉन अगर बहुत लार्ज नंबर होगा तो वो आर हो जाएगा। देखो, तो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी, मान लो ऐसा डिफाइंड है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू पी आई हो गया मान लो, ठीक है ना। तो ये पीएमएफ है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मान लो चलो अभी एन के लिए मैं फिक्स कर देता हूँ, एन तक है, तो क्या होगा ये, तो इसके लिए इसका एमजीएफ क्या होगा, देन एमजीएफ ऑफ एक्स इज, बताओ क्या फॉर्म आएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है ना, आप लोग जानते होंगे क्या होगा, कि ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, और अगर आप इसको ओपन करेंगे जैसे डिस्क्रीट के लिए हम लोग करते हैं, तो क्या करेंगे, समेसन
फंक्शन, तो ई की पावर टी इंटू एक्स आई एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई फ्रॉम 1 to n, ऐसा कर दिया मैंने। इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आ गया एम एक्स टी बराबर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आई को तो पी आई लिखते हैं, तो ये पी आई हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा समेसन पी आई ई की पावर टी एक्स आई फ्रॉम 1 to n। इसी को ओपन कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा P1 ई की पावर टी एक्स वन, P2 ई की पावर टी एक्स टू। ये सिंपल वैसे ही है जैसे एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। तो mgf जस्ट एक्सपेक्टेशन है, किसका एक्सपेक्टेशन है? ई की पावर टी एक्स का। जैसे जी एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालते थे वैसे ही ई की पावर टी एक्स का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे। कुछ नया नहीं है इसमें, मतलब कैलकुलेट करने में। पी एन ई की पावर टी इंटू एक्स एन, तो ये हो गया, ठीक है ना। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कभी ऐसा दिया हुआ, ये तो वन वे लिखा मैंने, कि अगर ये पीएमएफ है तो ये एमजीएफ होगा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर ये एमजीएफ होगा। अगर इसी थ्योरम को मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो इफ एंड ओनली इफ ट्रू है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है कि इफ एमजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, इस फॉर्म में है कि एम एक्स टी इज इक्वल टू समेसन पी आई इंटू ई की पावर टी एक्स आई फ्रॉम 1 to n, then PMF of x is probability x is equal to xi, ये वैल्यू pi हो जाएगी फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। मतलब अगर इस टाइप का आपको mgf दिखे, ये e की पावर लीनियर t है, ध्यान ये रखना है ना, t क्या है? लीनियर है। तो इस टाइप से अगर होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट का ही mgf होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इफ एंड ओनली इफ कर देता हूँ, ये दोनों तरह से ट्रू है, तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ से पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ। आपको एक टेबल लिख देता हूँ, या जैसे भी लिखना चाहो, मान लो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, मान लो ये 1/2 है जब x की वैल्यू -1 है, 1/4 है जब x 0 है, 1/4 है जब x 1 है, एंड 0 अदरवाइज। तो ये पीएमएफ है, इसी को टेबल के थ्रू लिखते। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं टेबल के थ्रू कि x की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी एट x क्या है और प्रोबेबिलिटी x पे क्या है। सो x की वैल्यू जैसे -1 0 1, तो यहाँ 1/2 1/4 1/4। तो ये लिखना और ये लिखना बराबर है, एक ही चीज़ है, ये पीएमएफ ही है ये भी, ठीक है। सो तो क्वेश्चन है इसका एमजीएफ क्या आएगा। सो व्हाट इज एमजीएफ ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, बताइए। देन एमजीएफ ऑफ एक्स इज, हाँ किसी को डाउट है इसमें? देखो एक बार। अच्छा यहाँ 1/2 -1 पे 1/2 था ना, ठीक है। तो सिंपल है ना, समेसन एक्स आई, समेसन ई की पावर एक्स आई इंटू पी आई। तो P1 ई की पावर टी एक्स वन प्लस P2 ई की पावर टी एक्स टू, P3 ई की पावर टी एक्स थ्री। किसी को डाउट है इसमें? देखो सिंपल एक्सपेक्टेशन ओपन करो, एक्सपेक्टेशन आता है ना कैलकुलेट करना सबको। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये क्या करोगे आप? यही है कि मुझे चाहिए एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स। तो एक्स की जैसे मैं अगर रखूंगा, एक्स को -1 रखूंगा तो प्रोबेबिलिटी एट -1, तो प्रोबेबिलिटी एट -1 1/2, तो ई की पावर टी इंटू -1 तो -t हो जाएगा। फिर 1/4 ई की पावर 0t, फिर 1/4 ई की पावर 1t, तो t हो जाएगा, ये हो गया। और ये पूरे आर पे डिफाइंड है एक्चुअली, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं कि लेट mgf of random variable x be e की पावर t इंटू 1/2 प्लस
1/4 e की पावर t प्लस 1/4 e की पावर 2t। देन ऑप्शन ए है कि व्हाट इज द ई एक्स। ऑप्शन बी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस 1 इज मोर देन 1/2। ऑप्शन सी है व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x। ऑप्शन डी है, ठीक है ना। मान लो ये तुम्हें पूछ लिया अगर व्हाट इज मोड ऑफ x, बताइए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा। एमजीएफ दिया है, कितना आया? 11/4, 7/4, ओके 7/4। कितना? 15, 16? लास्ट पार्ट। मोड क्या होता है कि किस पॉइंट पे पीएमएफ हाईएस्ट है, यही ना? क्या होगा, कौन सा पॉइंट है? 1। तो हाँ, तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो 1 पे पीएमएफ हाईएस्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्क्रीट का एमजीएफ है, यहाँ से डायरेक्टली आप पीएमएफ डिसाइड कर पाओगे। और पीएमएफ आ जाएगा तो आपके पास वो आ जाएगा ना। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो सिंपल आप इसको ठीक से लिख लो।
तो एम एक्स टी इज 1/2 ई की पावर टी प्लस 1/4 ई की पावर 2t प्लस 1/4 ई की पावर 3t प्लस 1/4 ई की पावर 3t। और हमने देखा है कि एमजीएफ अगर होगा पी आई इंटू ई की पावर टी एक्स आई, तो जो ई की पावर में टी का कोइफिशिएंट है वो एक्स की वैल्यू है, बाहर जो नंबर वो प्रोबेबिलिटी है। तो इसका पीएमएफ निकल के आ गया एक्स प्रोबेबिलिटी एट एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 1 2 3, तो ये हो गया 1/2 1/4 1/4। ठीक है, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, जो भी चीज़ चाहिए आप इजीली निकाल सकते हैं। डिस्क्रीट में ई एक्स कैसे निकालते हैं, समेसन एक्स आई पी आई, सो 1 इंटू 1/2 2 इंटू 1/4 3 इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 7/4 आ गया ये। और अगर आपको ई एक्स स्क्वायर चाहिए तो क्या करते हैं आप, 1 स्क्वायर इंटू 1/2 2 स्क्वायर इंटू 1/4 3 स्क्वायर इंटू 1/4 समेसन एक्स आई स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो 4 + 2 6 + 9, देख लो है ना, 15/4। हाँ हाँ, उससे भी आ जाएगा, लेकिन अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया है, तभी उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वेरिएंस यहाँ से आ जाएगा इजीली आपका 15/4 माइनस कितना 49/16, तो इसको देख लो है ना, तो 60 माइनस 49 11 11/16 आ गया। अब आपका रह गया प्रोबेबिलिटी, क्या लिखा था हमने, प्रोबेबिलिटी मॉड x-1 लेस देन 1/2, यही था। अच्छा यहाँ बगल में है ना, तो प्रोबेबिलिटी मोर देन 1/2 ना, ये मोर देन 1/2, ये मोर देन 1/2। तो देख लो इन तीनों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है ना, x की 3 वैल्यू है, वैसे भी देख सकते हो कि 1 रखेंगे तो 0 मोर देन हाफ नहीं, 2 रखेंगे 2 - 1 यस, 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 यस, तो है ना 3 2 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है। सो 1/4 + 1/4 1/2 आ जाएगी। किसको डाउट है तो देखो बताओ, मोड क्या होता है, पीएमएफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो मोड सिंपली आपका जिस पॉइंट पे पीएमएफ मैक्सिमम है, तो x बराबर 1 पे पीएमएफ मैक्सिमम है, ये आ गया। कौन ये बी वाला, पीएमएफ से ना, देखो x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही, तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे 1 2 3 ना, तो इसमें रखो x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, 0 तो नहीं, 2 सेटिस्फाई करेगी, अरे 2 - 1 कितना होता है 1 मोर देन हाफ, सही तो है। फिर 3 रखो, x को 3 रखो, क्या होगा x को 3 रखने पे, हम्म, दोनों को ऐड कर दिया। या तुम्हें अगर वैसे चाहिए सॉल्व करना कि सिर्फ वैसे ओपन कर दो, ओपन कर लो, मॉड है ओपन करोगे तो ऐसा आएगा x-1 मोर देन हाफ और x-1 लेस देन माइनस हाफ, ये होता है। तो इसको ओपन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x मोर देन 3/2 और x लेस देन 1/2, तो x लेस देन 1 और है, ये यूनियन है, तो x लेस देन 1/2 में तो कोई है ही नहीं, तो x मोर देन 3/2 में क्या है 2 और 3, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ x बराबर 2 और 3 ओके है, तो ये 1/2 आ गया, देखो, तो वैसे भी हो जाएगा, मॉड ओपन करना आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये मॉड में क्या है, सिंपल हम लोग जैसे मॉड मैंने अभी ओपन किया x-a लेस देन k, तो इफ एंड ओनली होता है कि x-a मोर देन -k लेस देन k, है ना, और जैसे x-a मोर देन k इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ होता है x-a मोर देन k और x-a लेस देन -k, ये चीज़ है। ठीक है, तो उसको ओपन करो ऐसे, जब ऐसा होगा तो x-a मोर देन k और x-a लेस देन -k, तो ये एक एक्सपेंशन है। तो ये सिंपल मॉड की प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, जैसे मॉड x-a इज इक्वल टू k, तो इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ हो जाता है कि x-a इज इक्वल टू प्लस माइनस k, so if and only if x is equal to k plus, है ना,
ए प्लस माइनस के, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटी, तो ये मॉड की बेसिक प्रॉपर्टी जो आप जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। चलो, तो जैसे अभी मैं क्वेश्चन बता रहा था, तो अभी मैंने बस डेफिनेशन देखा है ना, ये भी ओपन रह गया, तो हमने यहाँ से जैसे ये एमजीएफ दे रखा, अभी आते हैं इसमें मीन वेरिएंस निकालना बहुत आसान है, जो प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो ऑलरेडी। तो ये भी एमजीएफ पे है, इसमें भी आते हैं। तो अभी मैं वो वाला क्वेश्चन देखता हूँ जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर हम आगे डिस्कस करता हूँ, ये भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन 2022 का है, देखो इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं। तो ये सिंपल एमजीएफ की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उस पे है। चेक कीजिए भाई क्या करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा एमजीएफ नहीं है ना, हाँ, बाकी लोग चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो सिंपल है ना, देखो हमें क्या बोला इसने कि एम हमें पहले बता रखा है कि एम एक्चुअली क्या है, दिस एम इज द एमजीएफ, मुझे पहले ही बोल रखा है कि एम जो है किसी रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ है किसी का। तो इससे ये श्योर है कि जो एम हमारे पास है M01 आएगा, हमने पढ़ा था कि अगर एम एमजीएफ है तो ये 0 होगा। अब चार ऑप्शन दिया, अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एमजीएफ ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, इन चार में से किसकी गारंटी है कि वो एमजीएफ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, सब में टी को 0 रखेंगे। तो जैसे पहले वाले में आप टी को 0 रखेंगे तो ये बनेगी, अगर टी को आप 0 रखते हैं तो है ना 5e⁻0 1 1 माइनस 0 1, तो ये आ जाएगा 5m0 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 1 5। दूसरे वाले में अगर आप टी को 0 रखते हैं तो ये जस्ट m0 आएगी जो कि 1 हो जाएगी। तीसरे वाले में देखो मैं यही कह रहा था, देखो यहाँ डोमेन क्या दिया है, मैं ये तुम्हें कह रहा था ना, डोमेन ऑफ द एमजीएफ। तो इस एमजीएफ का यहाँ पे डोमेन जो है टी की वैल्यू -1/2 से +1/2 है, इस डोमेन की बात कर रहा था। यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर है, यहाँ डोमेन है टी लेस देन log 2 होना चाहिए, मतलब टी की वैल्यू -∞ से log 2 तक है। यहाँ डोमेन पूरा रियल नंबर है। तो इस तरह एमजीएफ, लेकिन जो भी डोमेन होगा एमजीएफ का उसमें टी बराबर 0 इंक्लूडेड होगा, 0 हर डोमेन में इंक्लूडेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पुट करते हैं टी को 0 तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 2 - 1 1, और 1 + 1/2, तो ये m0 ही आ जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसमें आप पुट करेंगे ये भी m0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो अगर mgf होगा, तो हमने कहा था कि अगर ये mgf है तो टी 0 रखने को 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आया तो mgf नहीं है। तो यहाँ पे 1 नहीं आया तो 5 आ गया, तो ये फंक्शन mgf नहीं हो सकता क्योंकि हमने टी को 0 रखा और ये 1 नहीं आया। तो हमने कहा mgf है तो टी को 0 रखने पे 1 आएगा, अगर टी को 0 पुट करने पे 1 के इक्वल नहीं आती है देन दैट कैन नॉट बी mgf। सो पूछा था कौन सा mgf नहीं है, सो दिस इज नॉट द mgf, अदर्स आर mgf। तो यहाँ सिंगल करेक्ट है एक्चुअली,
तो सिंगल करेक्ट से हम लोग सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो आगे थोड़ा देखते हैं। तो जैसे अभी मैंने डिफाइन किया एमजीएफ को, सो हमने अभी एमजीएफ ऑफ एक्स को क्या डिफाइन किया, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स। और आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज द, है ना, सो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड एमजीएफ इफ ऑल मोमेंट्स आर गिवन। अगर मुझे सारे मोमेंट्स पता है तो मैं एमजीएफ कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब ई एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू सब पता है मुझे, जितने मोमेंट एक्स की पावर एन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर एन पता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या होगा एमजीएफ, है ना, तो यहाँ से, है ना, तो आप लोग ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन जानते हो, तो ये एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिख लो, तो ये होता है समेशन टी एक्स की पावर, अभी मैं एन लिख देता हूँ, अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ई की पावर टी एक्स का एक्सपेंशन है ये, ई की पावर टी एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जो आप पढ़े होंगे या आगे कैलकुलस में पढ़ेंगे। अगर इस पे आप, तो आप क्या करो, ये ओपन करोगे पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है इस टर्म पे अप्लाई हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन को मैं इनसाइड शिफ्ट कर रहा हूँ समेशन के, तो ये समेशन बाहर आ जाएगा एन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। अब ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन टी की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन इनसाइड शिफ्ट हो गया। हमने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखे थे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, मान लो x1 प्लस x2 या दो के लिए लिखा होगा मैंने, तो ये सिंपल है, यू कैन सिंपली बिना कोई टेंशन लिए यू कैन ओपन इट, है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन की ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम एक्स, तो कांस्टेंट बाहर कर लो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो ये एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी है। तो जस्ट ये कुछ रिमार्क्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। सो तो यहाँ से क्या है आगे, अब क्या करूंगा मैं, ये एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल पे काम करेगा, तो टी इसके लिए कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन के रिस्पेक्ट में टी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे। तो ये चीज अब रिड्यूस हो गई, समेशन टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई ऑफ एक्स की पावर एन, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ से क्या डिराइव कर दिया आपके लिए कि एमजीएफ कैन बी रिटर्न एज समेशन ऑफ टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर एन। सो ये एक्सपेक्टेशन को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंट्स, चेक करो। तो इसका आंसर ये है। तो अगर ई ऑफ एक्स की पावर एन दिया हुआ है तो यहाँ हम पुट कर देंगे, फिर इस सीरीज का सम निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये सीक्वेंस सीरीज में आपने जाना है, पहले से पता होगा। तो सम ऑफ सीरीज निकालना पड़ेगा, यहाँ से एमजीएफ आ जाएगा, एमजीएफ आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, क्योंकि आगे एक थ्योरम है कि एवरी एमजीएफ डिसाइड यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आगे लिख ही देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो जैसे ये थ्योरम क्या है, यूनिकनेस, कि एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज, मतलब कोई भी एक सीडीएफ लो तो उसका एमजीएफ अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगी, या कोई भी पीएमएफ या पीडीएफ लो तो एमजीएफ यूनिक होगी। तो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक एमजीएफ, है ना। सो यूनिक यहाँ होगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है ना। हो सकता है एमजीएफ एग्जिस्ट ही ना करे। तो दूसरा इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अब यहाँ इफ एंड ओनली इफ चल जाएगा। तो इसका कन्वर्स ये है कि एवरी एमजीएफ corresponds to unique distribution।
यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई एमजीएफ गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई यूनिक रैंडम वेरिएबल मिलेगा मुझे, यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, सीडीएफ मिलेगा, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ, क्योंकि सीडीएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीडीएफ कॉमन टर्म है डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस मिक्स सबके लिए, है ना। अगर पीडीएफ बोल दूंगा तो कॉन्टिन्यूस बोलना पड़ेगा, पीएमएफ बोलेंगे तो हमें डिस्क्रीट बोलना पड़ेगा। सीडीएफ एक कॉमन टर्म है, तो एनी रैंडम वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं तो सीडीएफ के टर्म में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एमजीएफ के करस्पॉन्डिंग एक सीडीएफ मिलेगा, सीडीएफ से फिर डिस्क्रीट है तो पीएमएफ आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस है तो पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्योंकि एवरी सीडीएफ के करस्पॉन्डिंग यूनिक पीएमएफ या यूनिक पीडीएफ मिलेगा, ये भी है। सो ओके है ना, कुछ डाउट है? हाँ वो अभी हम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है ना जो चैट में है, तो यहाँ तक ठीक है भाई। तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे अभी हमने एक इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था, ये जो थ्योरम लिखा था ये उसी का एक एग्जांपल। हमने कहा था कि अगर ये पीएमएफ है तो ये एमजीएफ होगी, ये एमजीएफ है तो ये पीएमएफ होगी। कुछ पूछना है किसी को? इनफैक्ट ये डिस्क्रीट का लिखा था, कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड एमजीएफ का फॉर्म नहीं है सबके लिए, डिस्क्रीट में स्टैंडर्ड फॉर्म है, डिस्क्रीट होगा तो एक जैसा एमजीएफ होगा, p1 e की पावर tx1 प्लस p2 e की पावर tx2, तो डिस्क्रीट कोई भी होगा डायरेक्टली पहचान लोगे। कॉन्टिन्यूअस में आपको याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल का ऐसा एमजीएफ होता है, मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्क्रीट में भी कुछ अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन से पॉइजन है तो उसका अलग फॉर्म है ना। तो उसके से पॉइजन में आपका फॉर्म उस टाइप का नहीं आएगा जो जिसमें आ रहा है उस पॉइंट पे, क्योंकि हमने जो लिखा वो फाइनाइट सपोर्ट के लिए लिखा है। ये जो हमने अभी थ्योरम लिखे थे यहाँ फाइनाइट सपोर्ट के लिए थ्योरम था ना, सो दिस थ्योरम वाज फॉर द फाइनाइट सपोर्ट। मैंने i1 से n तक लिया था ना, यहाँ i1 से n तक लिया था, लेकिन कुछ ऐसे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे सपोर्ट इन्फिनाइट है, पॉइजन में 0 से इन्फिनिटी तक जाती है, ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है ना, हाइपर ज्योमेट्रिक है, तो चलो हाइपर ज्योमेट्रिक में फाइनाइट होगा तो उसमें हालांकि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आएगा। तो ये हमने फाइनाइट उसके लिए, जब फाइनाइट सपोर्ट है ना, सपोर्ट क्या x1 x2 xn, यहाँ तुम अगर सपोर्ट की बात करोगे इस वाले पार्ट में सपोर्ट ऑफ x जो मैंने ले रखा है वो है x1 x2 अप टू xn, तो ये सपोर्ट है इसका, ठीक है ना। तो n पॉइंट हमने ले रखा है तो उसके लिए ये फॉर्म आएगा। आगे जो आप लोग कह रहे, बोलो। हाँ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, देखो जैसे एग्जाम्पल ये mgf अगर मुझे दे दिया, ठीक है ना, तो mgf जैसे 1/2 e की पावर t, 1/4 e की पावर 2t, 1/4 e की पावर 3t, तो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग क्या pmf आएगी? अगर ये mgf दिया हुआ है तो pmf क्या होगा? हाँ तो ये pmf क्या होगा? यही ना, तो 1/2 होगी जब x1 होगा, 1/4 होगी जब x2 या 3 है, 0 अदरवाइज। ये समझ आता है? हाँ तो ये mgf है तो ये pmf है, ये pmf है तो ये mgf है। अब कोई दूसरा pmf तुम्हें नहीं मिलेगा जिसका ये mgf आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दूसरा mgf मतलब एक ही mgf, सॉरी एक ही ये pmf है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो ऐसा कोई दूसरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है जिसका ये mgf आ जाए, तो ये यूनिक हो गया एक्चुअली। फिर अगर ये mgf इसके करस्पॉन्डिंग ये मतलब समझ रहे हो ना, इसके करस्पॉन्डिंग यही वाला एक mgf हो सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग यही, क्या उल्टा बोल दे रहा हूँ ना, मतलब इस mgf के करस्पॉन्डिंग ये pmf है और इस pmf के करस्पॉन्डिंग ये mgf है, यूनिक है दोनों साइड से। मतलब इस mgf के पास यही, इस pmf के पास ये mgf आएगी, कोई दूसरा mgf नहीं होगी, और इस mgf के लिए यही वाला pmf होगी, कोई दूसरा pmf नहीं हो सकती। तो ये हम बोल रहे हैं यूनिकनेस, इसको बोलते हैं कि यूनिक मतलब एक ही वैल्यू उसके पास है ना। सो ये इफ एंड ओनली ये यूनिकनेस का मतलब है। दूसरा मैं एग्जांपल दूं, जैसे वहां लिखा था, मैंने आज का पहला एग्जांपल लिखा था कि हमने ये कहा था कि वहां मैंने लिखा था ना x इज यूनिफॉर्म 0 लिया था, तो ये होगा इफ एंड ओनली इफ इसका जो mgf है वो ये था e की पावर 2t माइनस 1/2t, यही था। तो कहने का मतलब है कि अगर ये mgf दिखेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये mgf आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा mgf नहीं मिलेगा इसके अलावा, और इसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा इसके अलावा, तो ये यूनिकनेस प्रॉपर्टी है।
मतलब मतलब वन मतलब एक ही यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वन तो है लेकिन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, मतलब यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ यूनिक एमजीएफ लिखा है, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ यूनिक है, हर एमजीएफ का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है, ये लिखा हमने, ठीक है। हम्म अब आते हैं उस प्रॉपर्टी पे जो आप लोग बात कर रहे थे कि हाउ टू, अभी मैंने क्या कैलकुलेट किया। सो अभी मैंने आपको ये दिखाया है कि एम एक्स टी जो है किसके इक्वल है, समेसन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर एन। अभी मैंने ये एक्सपेंड किया था, यहाँ देखो यही है, इसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे मैं। चलो, तो इसको मैं अगर ओपन कर दूं तो क्या होगा, ओपन कर देता हूँ, मतलब समेसन को खोल देता हूँ मैं। तो समेसन को अगर मैं खोलूंगा तो क्या होगा, एन को जीरो रख दो तो वन ही हो जाएगी, एन को जीरो रखोगे तो। अगला टी की पावर वन अपॉन वन, तो इतना लिखने के बजाय टी इंटू ई एक्स ये हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल ई एक्स स्क्वायर है, पी क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल ई एक्स क्यूब है, ये है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो सोचो यहां से इसको डिफरेंशिएट करो और टी को जीरो रखो, क्या आएगा। अच्छा उससे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ जीरो से। मुझे ये बताओ, इस इसमें डायरेक्टली मैं टी को जीरो रख देता हूँ, इसमें डायरेक्टली मैं टी को जीरो रखता हूँ, सॉरी क्या आंसर आएगा, इस इक्वेशन में टी को जीरो रख दो तो वन आ जाएगी। ओके, अब एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, अब फिर टी को जीरो रखो, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया पहले, डिफरेंस करना टी को जीरो रखो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये टी का डेरिवेटिव वन ई एक्स हो जाएगा, बाकी में टी रहेगा और टी को जीरो पुट करना है तो क्या मिलेगा मुझे, ई एक्स। अब इसको दो बार डिफरेंशिएट करो फिर टी को जीरो पुट करो तो ये वाला बचेगा, है ना, बाकी सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, करके देखो तुम लोग। तो इसी तरीके से अगर तीन बार डिफरेंशिएट करोगे टी को जीरो करोगे तो ये बचेगा, ठीक है ना। बाकी लोग चाहो तो वेरीफाई करके देखो। तो यहाँ से अगर मैं तीन बार डिफरेंशिएट करूंगा, थ्री टाइम डिफरेंशिएट करो टी को जीरो पुट करो तो ई एक्स थ्री, है ना। तो इसको बोलते हैं, ये तो फर्स्ट मोमेंट सेकेंड मोमेंट, मतलब फर्स्ट ड्रॉ मोमेंट सेकेंड मोमेंट थर्ड मोमेंट, ठीक है, अबाउट जीरो। तो इन जनरल क्या होता है, तो थ्योरम ये है इन जनरल कि अगर तुम इसको मान लो आर टाइम डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, तो थ्योरम लिख देता हूँ सीधा सीधा कि लेट एम एक्स टी बी एम जी एफ ऑफ एक्स, देन अगर मैं एम जी एफ को आर टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ, ऐसे लिख दूं, डी आर अपॉन डी टी आर एम टी, ये किया। और बाद में मैं क्या कहूंगा, मैंने क्या किया, उस एम जी एफ को आर टाइम डिफरेंशिएट किया, अब बाद में टी को मैंने जीरो रख दिए डिफरेंशिएट करने के बाद, तो ये किसके इक्वल आएगा, आर एथ मोमेंट के इक्वल आएगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। देखो सो मतलब अगर एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करोगे तो ई एक्स आएगी, टू टाइम डिफरेंशिएट है ना, इसका मतलब ये है, इसका नोटेशन अगर लिख दूं तो मैं ऐसा लिखूंगा एम आर एक्स एट जीरो, तो यहाँ आर है मतलब आर टाइम डिफरेंशिएट हुआ, तो ब्रैकेट में आर ऊपर लिखने का मतलब आर एथ डेरिवेटिव। सो एम जी एफ को आर टाइम डिफरेंशिएट करो टी को जीरो रख दो, आर एथ मोमेंट मिलेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे ई एक्स मिलेगा, टू टाइम ई एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट है किसी को। तो मेनली यही है, अब बाकी क्वेश्चंस, बाकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि
चलो आगे देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखो एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो मेनली है ना एमजीएफ मुझे हर डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे ना, जैसे ये वाला पार्ट जो है, तो ये वाला पार्ट जब हम पढ़ेंगे तो जितने डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लिखा है डीजेनरेट, तो इसका एमजीएफ हमें याद रखना पड़ेगा। डीजेनरेट का ये होता है, बर्नौली का क्या है, बाइनोमियल का क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल। तो ईच डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमने कहा कि एवरी एमजीएफ कॉरेस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन में एमजीएफ गिवन है, तो एमजीएफ को देख के आपको डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा या जो भी चीज़ें पूछेंगी उस पर बाद में काम होगा। मीन मीडियन मोड कुछ भी पूछता है। जैसे यहाँ पे देखो, तो कुछ मुझे यूज़ करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैंने डिस्कस तो नहीं किए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसे होंगे जैसे हम देख रहे थे ना। अभी अगला क्वेश्चन पे आओ, देखो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। एग्जाम 2021 का है, आसान है ऐसे तो अरे भाई क्या हो गया इसको। तो अलग ये सब भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसको छोड़ो। जैसे ये भी चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, तो जैम 2024 का क्वेश्चन है ये 2004 जैम का क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें अगर बेसिक सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है डेफिनेशन क्या है, थ्योरम्स क्या है, और तुमने कुछ क्वेश्चन अगर पहले से प्रैक्टिस कर रखे हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो तुम्हें नहीं आएगा। एग्जाम में जो भी आएगा सब तुम्हें आता रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि तुम है ना पढ़ के गए पूरा सिलेबस, और पीवाई की तुमने ढंग से कर लिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए, तो ये सब क्या ही है। ये देखो जैम 2024 का क्वेश्चन है, बताओ आंसर। तो ऐसा कुछ नहीं आएगा जो तुम्हें नहीं आता होगा। बट ये कि वहाँ पे सही सही कैलकुलेट करो, तो एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए, तभी मार्क्स आएंगे। गलती कर जाओगे, सिली मिस्टेक, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बताओ इसका आंसर बताओ। तो इसलिए सिलेबस, पीवाईक्यू और ढंग से असाइनमेंट सॉल्व करो। मॉक टेस्ट कर लोगे तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये है ना। बाकी एग्जाम में कुछ नया नहीं आएगा, जो पढ़ा रहा हूँ क्लास में वही सब आएगा। ठीक है, चलिए अभी बाकी लोग डिसाइड कीजिए। A9/, है ना। बहुत सारे तरीके हैं डिसाइड करने के। जिनको स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो पहचान लेंगे कौन सा एमजीएफ है। हमने कहा था ना कि आपको एमजीएफ देख के आप डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लोगे, लेकिन उसके लिए याद होना चाहिए। तो कुछ लोगों को याद होगा, बाकी जिनको नहीं याद है मैं आगे कराऊंगा। हाँ हाँ, तो जैसे अगर जिनको नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनको नहीं याद है वो क्या करोगे? तो देखो जिनको याद है वो तो समझ आ रहा है, दो मेथड से करा देता हूँ। सो जिनको पता है कि ये किसका एमजीएफ, एक तरीका है कि हमें पहले से पता है कि ये एमजीएफ किसका है। तो एक्चुअली जो बाइनोमियल का एमजीएफ होता है यहाँ पे, एम एक्स टी अगर इस फॉर्म का है, क्यू प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन। सो इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये इस फॉर्म का एमजीएफ अगर रहेगा, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये सब स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाला है। तो जिन लोगों को पहले से पता है, ठीक है, तो यहाँ से एक्स आ जाता है बाइनोमियल एन कॉमा पी, और बाकी आप इजिली बता दोगे। तो इस तरीके से जो इसको ढंग से लिखेगा, तो इसको पहले आप ढंग से फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आपका एम एक्स टी यहाँ से आ जाएगा, इसको इनसाइड शिफ्ट करो। सो 1/4 प्लस 3/4 ई की पावर टी, इसकी पावर 2। तो इसको कंपेयर कर लो इसके साथ, तो क्या समझ आया? तो यहाँ से एक तरीका है कि समझ आया ये है बाइनोमियल 2,3/4, यही ना। इसको देख के जैसे ये थ्योरम है, तो इस थ्योरम के हेल्प से ही आगे लिखाऊंगा मैं। तो इस थ्योरम के हेल्प से ये डिसाइड कर लेगा कोई कि बाइनोमियल 2,3/4 सही है जी। अब यहाँ से ई एक्स निकालना है, तो ई एक्स होता है एन पी, तो ये 6/4। वेरिएंस निकालना है तो एन पी क्यू, तो 6/4 इंटू 1/4, तो मतलब 6/16 हो गया। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से हो गया। अब देख लो क्या होगा। तो अल्फा बोला है ई एक्स है 6/4, माइनस वेरिएंस एक्स है 6/16। सिंप्लीफाई कर लो भाई, 18/16। तो 18/16, 9 कितना, देख लो 18/16 होगा ना, चेक करो, क्योंकि 6/4 था ना एनपी। डन, 9/8 ना।
डन। हाँ हाँ है ना। सेकेंड तरीका क्या हमारे पास है कि जिनको ये नहीं पता है तो उनको लगेगा सब अभी जितना पढ़ाया आपने उतना ही से बताओ। तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसको हेल्प से करेंगे। तो मुझे पता है कि मैं एक बार इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा और जीरो पुट करूंगा तो ई एक्स आ जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में और टी को जीरो रख दो उसके बाद, तो आपको ई एक्स आ जाएगी। तो उससे भी आंसर वही आएगा जो ये 6/4 आया है। आप दो बार डिफरेंशिएट करो और टी को जीरो पुट करना, तो ध्यान रखना ये ई एक्स स्क्वायर आएगा, वेरिएंस नहीं। तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर आपको देखना है क्या आता है ना। तो ई एक्स स्क्वायर निकालो, तो इसे देखो क्या आता है डबल डिफरेंशिएट करके। ये आएगा 42/16 आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद वेरिएंस, अब यहाँ से मीन तो आ ही गया ई एक्स, तो ये म्यू आ चुका है। वेरिएंस चाहिए, सो वेरिएंस ऑफ एक्स मुझे पता है। तो ये तुम्हारा काम है, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो टी जीरो पुट करो, फिर दो बार डिफरेंशिएट करो टी जीरो पुट करो, तो उससे ये दोनों आ जाएगा। वेरिएंस आ जाता है ई एक्स स्क्वायर माइनस, सो वेरिएंस का फॉर्मूला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 42/16, तो वही आंसर आएगा वहाँ से जो आया है 6/16 आ जाएगा। अब इससे कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालोगे है ना, तो वही आंसर आएगा जो वहाँ निकाला हमने, ई एक्स माइनस वेरियंस एक्स, तो आंसर 9/8 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी तरीका यूज़ करो, तो लेकिन प्रैक्टिस जब एंड में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सब कुछ पता रहेगा, तो आप जो तरीका आसान लगे वो यूज़ करो, ठीक है ना। हाँ ये 16 है ना, इसको फिट किया ना हमने, इन साइड शिफ्ट किया। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। हाँ क्योंकि पी क्यू तो 0 1 के बीच होगा, पी तो प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्यू भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो पी क्यू तो पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, ये क्यू प्लस पी की पावर टी की पावर एन है। तो ये जो 16 है उसको अंदर शिफ्ट करना, 16 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन ले लो। तो स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 ई की पावर टी। हाँ तो वैसे करके कीजिए। तो उसको 16 को इनसाइड शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा तरीका ये है। ठीक है भाई आगे बढ़े। और क्वेश्चन देखो जो भी है ना, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे सही इधर देखते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन अब पढ़ चुके हो आप सब कुछ, अभी इस पे आओ, देखो ये भी जैम 2024 का ही है, ये भी इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x be the continuous random variable with pdf f and mgf mxt such that pdf at x is equal to pdf at minus x। इसको ठीक से लिखूंगा तो ये चीज हो जाएगी pdf at 0 plus x is equal to pdf at 0 minus x। कल हमने ये डिस्कस किया था। इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट, जो रैंडम वेरिएबल है वो सिमेट्रिक है अबाउट 0, और इफ एंड ओनली इफ, या इफ एंड ओनली इफ ना हो तो कम से कम यहां से ये आ जाएगा कि ई एक्स बराबर 0 हो गया। हमने कल लिखा था ना। हाँ तो मीडियन भी इसका 0 होगा एग्जैक्टली। अगर मीन 0 है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो गारंटी है जो मीन होगा वही मीडियन होगा। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हमेशा गारंटी है मीन मीडियन हमेशा इक्वल होगा, और दोनों यूनिक होगा कॉन्टिन्यूस में मीन मीडियन। तो मीडियन भी 0 हो जाएगा अगर मीन 0 है तो। अब कल वाला नोट देखो, हमने लिखा था पीडीएफ एट के प्लस एक्स इज इक्वल टू पीडीएफ एट के माइनस एक्स, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट के। तो ये सिमेट्रिक अबाउट 0 हो गया, तो यहाँ से 0 इज द मीडियन, यस, और ये इज आर करेक्ट है, एम एस क्यू है। अब बोल रहा है ई एक्स 1 होगा, तो ई एक्स तो 0 आया, तो ये गलत कह रहा है। अब बोल रहा है एक्स बराबर माइनस एक्स 1 होगा, इसको ठीक से लिखो, तो इसको ठीक से लिखोगे 2x बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x बराबर 0। और चूंकि x तो कॉन्टिन्यू, समझ लो क्या किया, इस x इधर लाया इसको माइनस एक्स को मैं, तो ये 2x 0 हो गया, इधर भेज दिया x बराबर 0। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी,
क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस में किसी भी पॉइंट पे चाहे एक्स कोई भी रियल नंबर हो, पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 ही आएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, कह रहा है 1 है, तो ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं एमजीएफ पे। समझ आएगा ना? तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, और ये कॉन्टिन्यूअस इसलिए 0 आएगा, इसने कहा 1 आएगा, तो गलत कह रहा है। अब आपको कह रहा है कि एमजीएफ एट टी और एमजीएफ एट माइनस टी दोनों इक्वल होगा। तो जैसे अभी के लिए जस्ट अगर वेरीफाई करना हो, प्रूव भी कर सकते हो आप लोग, अगर इसको वेरीफाई करना हो तो चूंकि हाँ हाँ, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जहां मीन 0 है, यूनिफॉर्म से भी कर सकते हो, नॉर्मल से भी कर सकते हो, यूनिफॉर्म से भी हो जाएगा। आप कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लो जिसका मीन 0 है, उसने कहा ना कोई भी एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन 0 है। नॉर्मल में मान लो, नॉर्मल में अगर लेता हूं मैं अभी के लिए x इज नॉर्मल 0 1, इसका भी मीन 0 है। सो बताओ नॉर्मल का mgf कितना होता है, किसी को याद है? 0 1 का, या नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का? हाँ, है ना, वैसे नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर का होता है ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो यहाँ म्यू 0 है, तो ये आ जाएगा ई की पावर 1/2 इंटू टी स्क्वायर। और देखो ये हमने एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आप चाहो तो प्रूफ करना चाहो तो हम प्रूफ कर देता हूँ मैं इसको, देखो। तो अगर मैं इसको प्रूफ करूँ, क्योंकि ऑप्शन ट्रू है तो एग्जाम्पल तो प्रूफ करेगा नहीं, तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। देखो, तो अगर मैं एम एक्स टी निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन, या है ना, और भी तरीके होते हैं ना हमारे पास। चलो अभी के लिए देख लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और भी तरीके हो सकते हैं। एक तरीका से मैं ऐसे कर देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स, और ये कितना होगा, ई की पावर टी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस टी, तो टी की जगह तो माइनस टी रखना, ठीक है। तो ई की पावर माइनस टी एक्स, तो इसको जब लिखोगे ई की पावर माइनस टी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब पता है क्या है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करो, एक्स को माइनस एक्स रख दो, या जब सब्सटीट्यूशन करोगे, क्या सब्सटीट्यूशन करोगे तुम, जैसे ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अभी है, हाँ मान लो x इज इक्वल टू समथिंग कुछ और ले लो, जैसे यहाँ माइनस एक्स को u ले लो, अगर मैं x बराबर u बराबर माइनस एक्स लेता हूँ, सो अगर मैं u बराबर इसमें माइनस एक्स ले लूँ नीचे वाले इंटीग्रेशन में, तो ये रिड्यूस हो जाएगा तुम्हारा माइनस प्लस इन्फिनिटी ई की पावर u इंटू टी, एक्स इंटू टी है ना, या t ऐसा समझो, माइनस एक्स को मैंने t लिया, तो t इंटू यू, और ये जगह पी डी एफ ऑफ एक्स एट यू डी एक्स। अभी समझो, और आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्चुअली यहाँ माइनस यू आ रहा होगा। जैसे अगर तुम लिखोगे x को क्या रखेंगे हम, x तो माइनस यू हो गया, तो इस x हो जाएगा माइनस यू, और मुझे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स है, दे रखा है ना, तो ये एफ ऑफ माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ यू के। और आपको एक चीज और पता होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, उसमें वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, तुम u लिखो, t लिखो, y लिखो, अगर रिप्लेस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड एफ एट माइनस यू एफ यू हो जाएगा, और u को हटाकर मैं x लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि वो सेम है। तो e की पावर टी एक्स पी डी एफ एट एक्स डी एक्स। सो ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल इक्वल है, चेक करो, ये इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल सेम है, इसीलिए ये और ये सेम है। तो ये प्रूफ लिख दिया मैंने आपको जनरल। और एफ ऑफ माइनस यू ये वाला क्वांटिटी ऑलरेडी एफ एक्स ऑफ यू के इक्वल है, यहाँ गिवन है वो। तो ये माइनस कैसे गायब हो गया, क्योंकि यहाँ से गायब हो गया। तो अब u को हमने हटा के x रख दिया ताकि आपको दोनों सेम दिखे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मतलब साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2 वही आएगा जो साइन टी डी टी 0 से पाई बाई 2 आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो इसलिए प्रूफ हो गया, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ दो ऑप्शन करेक्ट। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन पता है आपको, क्या है बताइए। x is continuous random variable if and only if, मैंने जो क्लास में डेफिनेशन लिखा है आप सब गायब थे, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन मैंने क्लास में लिखा है, ये कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहा हूं मैं।
x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस लिखा है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ किसी भी स्मॉल एक्स आप कोई रियल नंबर ले लो, प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो आएगी, क्योंकि सीडीएफ में कोई जंप नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो किसी पॉइंट पे मास नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस में, है ना, डेंसिटी होती है उसके पास, मास नहीं होता कॉन्टिन्यूअस में, सो दैट्स वाई इट इज जीरो। इवन एक्स बराबर 1 भी आया होता तब भी जीरो होता, ये जीरो की जगह पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, कोई रियल नंबर होता तब भी आंसर जीरो ही होता। तो ये यूज किया हमने, ठीक है जी। तो आई थिंक टाइम भी हो गया, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देख लेना खुद ही, ये है ना अभी 2023 में आया था वो, ये तो 24 का था, दो क्वेश्चन सॉल्व किए 2024 का, दोनों 24, ये तो 2023 का है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ तुम्हें सारे मोमेंट्स गिवन, आसान है, हमने अभी क्वेश्चन लिखा था ना, अगर मोमेंट दिया है तो क्या करेंगे, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको तुम एक बार सिंप्लीफाई करके देखना। तो मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, मैं हिंट दे देता हूँ, मतलब सॉल्व तो कर ही लोगे तुम लोग। हाँ ये मतलब जस्ट सारे मोमेंट्स मुझे पता है, हमने देखा था ना कैसे लिखा था फॉर्म मैंने, बस उस फॉर्मूले को यूज़ कर लो। तो इसका बस हिंट ये है कि आप यहाँ से क्या करो, आपको पता है कि मैंने अभी एक्सपेक्टेशन लिखा था समेसन टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई ऑफ एक्स की पावर एन, ये फॉर्मूला यूज़ किया था मैंने अभी, एन बराबर 0 से इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, पुट कर दो, और फिर सीरीज का समेसन लिखना, तो समेसन लिखोगे आपको दिख जाएगा, तो आपका काम है ये डिसाइड करना, और ये जब आ जाएगा तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करना इसको, आसान है ये। तो आगे तुम्हारा काम है इसको, है ना, ये पहले पुट कर दो यहाँ पे, फिर इसको एक्सपेंशन खोलो, क्या होगा, फिर यहाँ से आपको पीएमएफ मिलेगा, ये डिस्क्रीट का एमजीएफ आएगा, तो पीएमएफ लिख लो, अब पीएमएफ लिख के फिर देख लो क्या होगा। ओके, तो यही स्टॉप करते हैं, तुम सॉल्व करके देख लो इसको, बाकी अभी गेट की क्लास होगी। थैंक यू।